नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी चुंबक का परमाणु मॉडल अर्थात आणविक सिद्धांत देखने वाले हैं। इसका एक लेक्चर मैंने कल अपलोड किया था जिसमें इससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी थी उसके बारे में बताया था, जिसमें अपन लोगों ने अणुचुंबकीय पदार्थ और उसके बाद प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी हासिल की थी। वहाँ से लगभग एक क्वेश्चन बनता है, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी थी। ठीक है, आज हम लोग आगे देखेंगे, आणविक सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उसके पहले जो जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने अभी टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। साथ ही साथ एक फेसबुक पे पेज भी बनाया है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो कृपया वहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, जिससे आपकी जो एसीएफ की तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहेगी। वहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ करेंट अफेयर बताते रहता हूँ। ठीक है, करेंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें उसमें डालते रहता हूँ दोनों ही जगह पे, जिससे आप लोगों का वहाँ पे आपका करेंट अफेयर और बाकी चीज़ें वहाँ कवर होती रहें, और कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ भी कवर आपकी कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ऐसे पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, कृपया पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद फिर ये लेक्चर देखिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ आने लगेंगी। अब देखते हैं चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, कोई भी पदार्थ होता है, धातु अधातु कुछ भी चीज़, मतलब जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब प्रत्येक परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। अब क्या होता है, कोई भी नाभिक होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षीय गति करते रहता है। कक्षीय गति बोलने का मतलब क्या होता है, कक्षीय गति बोलने का मतलब होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक कक्षा में, अर्थात एक नाभिक है, जैसे आप लोगों ने ये चित्र देख रहा है, तो इसके बाहर एक कक्षा बनी हुई है, अर्थात एक राउंड बना हुआ है, और इसी राउंड में घूमते रहता है। इसे इसके क्या कहते हैं, कक्षीय गति कहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, अपनी ही जगह पे क्या होता है, घूमते रहता है, तो उसको बोलते हैं उसकी चक्रण गति। ठीक है, कक्षीय गति और चक्रण गति समझ आ गई। जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी की परिक्रमा करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कक्षीय गति, और जब वो अपने ही अक्ष पर घूमने लगता है तो उसको बोलते हैं चक्रण गति। अब इसके कक्षीय गति और चक्रण गति का आप लोगों के लिए सबसे सटीक जो उदाहरण है वो है पृथ्वी। पृथ्वी जो होती है, आप लोगों को पता है कि अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी वो उसका चक्कर लगाती है सूर्य का। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो उसकी क्या हो गई, कक्षीय गति हो गई, और जो अपने अक्ष पर वो घूमती है वो हो जाएगी उसकी क्या, चक्रण गति। क्लियर, यहाँ तक कक्षीय गति और चक्रण गति आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद एक चीज़ और कहते हैं कि कक्षीय गति एवं चक्रण गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण उसके सभी इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योगफल के बराबर होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, कोई भी पदार्थ जो है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात हर परमाणु के चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, अर्थात बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोगों को चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, उस पर्टिकुलर पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण मिलेंगे, अर्थात जितने वहाँ परमाणु होंगे, हर परमाणु का एक चुंबकीय आघूर्ण होगा, और उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो उससे हम लोगों को
पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण मिल जाएगा। इसीलिए इसने कहा है कि प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण उसके सभी इलेक्ट्रॉनों के आघूर्णों के सदिश योगफल के क्या होता है, बराबर हो जाता है। आगे देखते हैं, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एवं लौ चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या की जाती है। अब जो इसमें पहला है वो क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में मैंने कल बताया था कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रख देते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। साथ ही साथ ताप बढ़ने के जैसे जैसे ताप बढ़ता है उसका चुंबकत्व का गुण क्या होता है, कम होते जाता है, और एक निश्चित ताप पर उसका चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताई थी। तो इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ में अब एक चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, विषम होती है। अर्थात जो एक इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन का नाभिक है और ये क्या है, कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनकी संख्या क्या होगी, विषम होगी, या तो 1 होगी, या तो 3 होगी, या तो 5, ये इस प्रकार से होगी। साथ ही साथ जो इनका चक्रण है वो क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही दिशा में क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। जब एक ही दिशा में घूमने लगते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक परमाणु का अपना चुंबकीय आघूर्ण वहाँ पे होगा, ठीक है। प्रत्येक परमाणु का क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। और उसके बाद जब हम लोग उसमें थोड़ा सा अब बाह्य चुंबक नहीं रखते, क्या बोलते हैं हम लोग, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं रखते हैं। मान लो ये कोई अनुचुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है और इसको क्या है, ऐसी नॉर्मल रखा हुआ है। जब नॉर्मल रखा हुआ होता है तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साथ में साथ क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और जब परमाणु होते हैं तो सब क्या होते हैं, इधर उधर भागते हैं। क्या होता है, थोड़ा सा भी जैसे हम लोग ताप देते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या होता है, इधर उधर भागने लगते हैं। जब इधर उधर वो भागने लगते हैं, सबका अपना अपना चुंबकीय गुण होता है, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, इधर उधर भागते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराने लगते हैं। जब एक दूसरे से टकराने लगते हैं तो उन लोग की जो गति है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, शून्य। क्यों शून्य मान लेते हैं, क्योंकि जो अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे है ये तो बहुत सारे इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब ये जब गति करेंगे इधर उधर तो क्या होगा, ये अपनी जगह से हिल पाएंगे, क्या नहीं हिल पाएंगे, वहीं पे वाइब्रेट होते रहेंगे, वहीं पे क्या करते रहेंगे, हिलते रहेंगे, जिसके कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र रख देते हैं, ठीक है, अब ये कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, यहाँ पे कोई चुंबक रख दिए तो इसका भी क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा इस चुंबक का। और जब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग इसको रख देते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये क्या करते हैं, उसको मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसको क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लाने की कोशिश करता है। वही इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके अंदर वो क्या होता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लाने की कोशिश करता है। पुराना कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। जब चुंबक को हम लोग लाते हैं किसके पास, अनुचुंबकीय पदार्थ के पास, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कैसे आने की कोशिश करता है, उसके चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। और वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर कौन लाता है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो घूर्णन करते हैं, ठीक है, वही क्या करते हैं, उसको चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जब इन लोग वाइब्रेट करते रहते हैं, अंदर हिलते रहते हैं, तो वहाँ घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ताप उत्पन्न होता है। और वो ताप उत्पन्न होने के कारण जो अंदर के परमाणु हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी क्या करने लगते हैं, कंपन ज़्यादा करने लगते हैं, ज़्यादा घूमने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, उसके चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर आने का क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। लेकिन हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो किससे आकर्षित होता है, शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होता है। किससे होता है, शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होता है। और शक्तिशाली चुंबक है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही शक्तिशाली होगा, जिसके कारण जो ऊष्मा के कारण जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उससे ज़्यादा जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके कारण विक्षोभ होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर आ जाता है। अब चीज़ें समझ आई। अब इसी कारण क्या होता है, जितना ज़्यादा ताप हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका चुंबकत्व तो क्या होता है, धीरे 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 खत्म हो जाता है। ये क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का अनुचुंबकीय पदार्थ का परमाणु मॉडल। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे देखते हैं हम लोग।
अब देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में भी मैंने कल आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी। मैंने अब अनुचुंबकीय का डिस्कस कर दिया है, इसका नहीं करूँगा। ठीक है, इसमें जो अनुचुंबकीय पदार्थ से कुछ चीज़ें हैं वो अलग होती हैं। क्या होता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सम होती है। अर्थात 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, इस प्रकार से पदार्थ अणुओं की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। प्रत्येक परमाणु में 2-2 इलेक्ट्रॉन एक एक युग्म बनाते हैं। साथ ही प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अर्थात दो, एक पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है अर्थात घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो ये क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। ये दोनों का क्या होता है, चक्रण क्या होता है, विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब अगर ये दोनों क्या होते हैं, विपरीत घूम रहे हैं, तो विपरीत घूम रहे हैं तो क्या होगा, एक दूसरे से जब टकराएंगे तो दोनों के आघूर्ण को इन लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आघूर्ण के कारण जो बल उत्पन्न होगा उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और जिसके कारण इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाता है, जीरो। अगर एक इधर घूम रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, इधर घूम रहा है, तो ये दोनों टकराएंगे, और टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो गति होगी वो क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी, जिसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होगा जीरो होगा। जब सबका चुंबकीय आघूर्ण जीरो होगा तो जो नेट चुंबकीय आघूर्ण भी होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा जीरो के बराबर हो जाएगा। अब इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है, हम लोगों को पहले से पता है। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो एक तो विपरीत दिशा में, दोनों क्या होते हैं, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, नॉर्थ से साउथ ऐसा होता है बाहर में। जब नॉर्थ से साउथ होगा तो जो उसकी दिशा में घूम रहा है उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो उसके विपरीत दिशा में आघूर्ण कर रहा था, घूम रहा था, उसका वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उस चुंबकीय क्षेत्र के बल के कारण उस पर एक्स्ट्रा प्रहार होगा, एक्स्ट्रा बल लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसका जो आघूर्ण है, उसका जो कोणीय वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कोणीय वेग कम हो जाता है, एक साइड का कम हो गया, दूसरे साइड का क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, एक का और दूसरे का क्या होता है, घट जाता है। ये दोनों चीज़ें समझ आई, पहला कोणीय वेग कम हो जाएगा और एक का कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ेगा, दूसरे का कम होगा। धारा का मान एक का कम हो जाएगा, धारा का मान एक का बढ़ जाएगा। और इसी कारण क्या होता है कि जो मेन चुंबकीय, नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, जीरो नहीं हो पाता। और जब जीरो नहीं हो पाता है तो ये क्या होता है, लंबवत खड़े हो जाता है। अर्थात ये क्या होता है, उसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। अब इस पे एक चीज़ आप लोगों को और बताई थी कि इस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, प्रतिचुंबकीय तो पदार्थ, उस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ क्योंकि उस जो ऊष्मीय प्रभाव है, जो ऊष्मीय प्रक्षोभ है, वो इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ताप का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी चक्रण गति पे रीज़न नहीं डालता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ताप का प्रभाव प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर क्यों नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, तो क्योंकि वो उसकी चक्रण गति को प्रभावित नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में मैंने कल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। जिसने भी हमारा लेक्चर देखा होगा उसको ज़रूर वो चीज़ें क्या होंगी, समझ आ गई होंगी। तो लौह चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बारे में मैं नॉर्मल सी चीज़ें बता देता हूँ। ये क्या होता है, किसी भी चुंबक से क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, चुंबकीय जो बल होता है, या फिर ये बोलूँ कि चुंबकत्व का जो गुण होता है वो क्या क्या होता है, बहुत जल्दी आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसका आघूर्ण भी क्या होता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है और ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। और ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानांतर हो जाता है। आगे देखते हैं। अब जो समराइज़ कर देते हैं हम लोग, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ की तुलना कर देते हैं, इसमें क्या भिन्नता होती है और क्या होता है। आपको यहाँ से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी
मैं देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है इसमें ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या देखते हैं, ये प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया प्रबल चुंबक की ओर, ये क्या होता है, प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। और ये क्या होता है, दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं, अर्थात प्रबल दुर्बल दोनों के साइड आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरा देखते हैं, इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये समानांतर हो जाते हैं उसके, ये क्या हो जाता है, उसके लंबवत हो जाता है, और ये भी क्या होता है, समानांतर हो जाता है। अंतर धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। अब असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर क्या होती है, भागने लगती है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर, जबकि प्रतिचुंबकीय अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर जाता है। और जो ये क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय होता है, ये भी क्या होता है, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर गति करने लगता है। इसके बाद चौथा देखते हैं, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से क्या होती है, कुछ अधिक होती है, इसके एक से कम होती है, और इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कल ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। आगे देखते हैं, इनकी चुंबक की प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी आप लोगों को बताया था, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये क्या होता है, ताप पर निर्भर करता ही नहीं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अभी भी बताया, ये ताप पर निर्भर नहीं करता। और ये भी क्या होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इसकी चुंबकत्व का गुण, लौह चुंबकत्व का गुण क्या होता है, घटने लगता है, अर्थात ये भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसके धनात्मक होता है, चुंबकत्व का गुण, चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, इसकी ऋणात्मक होती है। और लौह चुंबकीय की भी क्या होती है, धनात्मक, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक। अनुचुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता है, जब इससे भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ से भी नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ एक से बनाया जा सकता है, वो कौन सा है, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे जो होता है परमाणु मॉडल क्या होता है, इसका ख़त्म हो जाता है। इतना ही है परमाणु मॉडल। इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन जो होंगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।